नमस्कार आप सभी को। IBS24 की तरफ से आप सबका बिलासपुर जन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और मेरे साथ में हमारी पूरी टीम बिलासपुर पहुंचकर, न्यायधानी पहुंचकर बेहद प्रसन्न है। जन संवाद आप सब जानते हैं कि 2023 चुनावी वर्ष है। हाल ही में कर्नाटक चुनाव संपन्न हुए हैं और कर्नाटक चुनाव के संपन्न होने के बाद में माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है और ऐसे माहौल में इस पक्ष की उस पक्ष की बहस हम रोज़ लेकर आते हैं। लेकिन आज हम विशुद्ध तौर पर बिलासपुर वासियों की, आपके अपने जनप्रतिनिधियों से जो आपकी अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं, उनका हिसाब लेने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, आपके सवालों को उनसे पूछने के लिए एक मंच लेकर आए हैं। IBS24 जन संवाद बिलासपुर, पावर्ड बाय डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर, को स्पॉन्सर्ड बाय छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, strengthened by Goel TMT and Goel Pipes, Finishing School, NH Goel Finishing School, रायपुर, फ्रोजन फूड गोल्ड, डिजिटल पार्टनर IBC24.in, खबर कहीं भी कभी भी और हमेशा आपको खबरों से जोड़ कर रखने वाला एक ऐसा वेब संचार माध्यम है जो IBS24 का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो शुरुआत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ IBS24 जन संवाद 2023 की। और इसमें सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आपको एक एंकर विजुअल के द्वारा यहाँ आप सबका ध्यान चाहेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखें जो हमारा उद्देश्य है इस जनसंवाद को आप तक लाने का, इस मंच को सजाने का, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस AV के द्वारा। आइए देखते हैं। आप संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। 2023 की महाभारत के लिए बिलासपुर में बिसात बिछने लगी है। सेना तैयार है, रणभूमि भी तैयार है, बस इंतजार है तो ऐलाने जंग का। इन सब के बीच चुनावी शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर संभाग सियासी नजरिए से बेहद खास है। 8 जिले की 24 सीटें सरकार बनाने में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होती है। यही वो इलाका है जहां बीजेपी, कांग्रेस के अलावा BSP और JCCJ का भी जनाधार है। अब जब चुनाव में करीब 5 महीने बाकी रह गए हैं तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा नजर बिलासपुर संभाग पर है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सक्ती और सारंगढ़ को नया जिला बनाकर कांग्रेस ने पहले ही बढ़त लेने की कोशिश की तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिलासपुर पर फोकस किसी से छिपा नहीं। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले काम करे नमन किसान मन के ऋण माफी को। दूसरी तरफ 2018 में करारी शिकस्त खाने वाली बीजेपी का प्रदर्शन अगर कहीं सम्मानजनक रहा तो वो बिलासपुर था। ऐसे में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। महिला मोर्चा की हुंकार रैली हो या BJYM का शक्ति प्रदर्शन इसका उदाहरण है। चुनावी आंकड़े भी बताते हैं कि बिलासपुर में बीजेपी की गहरी पैठ है। इन सब के बीच लाख टके का सवाल यही है कि क्या दोनों प्रमुख दलों की लड़ाई के बीच तीसरे मोर्चे के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है या नहीं। बिलासपुर में अब की बार कैसी है चुनावी बयार, किसके पक्ष में है हवा, तमाम सवालों के जवाब तलाशने IBC24 पहुंचा है बिलासपुर। मंच है हमारा, संवाद करेंगे आपके अपने नेता और मुद्दे होंगे जनता जनार्दन यानी आपके। तो चलिए शुरू करते हैं IBC24 जन संवाद के बिलासपुर चैप्टर की और करते हैं बिलासपुर की बात। तो बिलासपुर की बात करने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। बिलासपुर की जनता के लिए, यहां की इच्छाओं के लिए, यहां के मान सम्मान से जुड़े हर एक प्रतीक के लिए। जैसा हमने आपको इस AV में भी दिखाया कि हमारा उद्देश्य पूरी तरह क्लियर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने तैयारी जबरदस्त दिखाई है। लेकिन ये तैयारी जमीन पर कितना रंग लाई? क्या इस तैयारी के बीच में जनता तैयार है किसी पक्ष को लेकर अपना मन बनाने के लिए? ये सवालों की धार पर जब जवाब आएंगे तब आप इनसे स्वयं ही समझ जाएंगे। तो जन संवाद, इसकी शुरुआत, बिलासपुर चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं अपने पहले पैनल को मंच पर सआदर आमंत्रित करने से।
पहला पैनल जो हमारा है इसमें आप डबल अटैक देखेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के नेता अपने तरफ से इस संभाग के विकास की और अपने पक्षों के वायदों का हिसाब देने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं इस पहले पैनल को मॉडरेट करने के लिए हितेश व्यास मेरे सहयोगी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि प्लीज़ हितेश आप मंच पर आइए, और साथ में आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं श्री अटल श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के। आप कृपया मंच के ऊपर आएं। साथ ही मैं आवाज़ देता हूं भूपेंद्र सवन्नी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उपाध्यक्ष प्रदेश भाजपा के। जोरदार तालियां हो जाएं श्री अटल श्रीवास्तव जी और श्री भूपेंद्र सवन्नी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया पुनीत जी। तो जैसा कि हमने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखा कि जन संवाद, इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत हम बिलासपुर संभाग से कर रहे हैं। चूंकि हम ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सियासत अपना एक अलग स्थान रखती है, और यही वजह है कि आज की कार्यक्रम की शुरुआत में पहले हमने इस खास पैनल के तहत आप दोनों को आमंत्रित किया है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अटल श्रीवास्तव जाना चाहेंगे आपसे, जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि बम्पर जीत 2018 में हुई थी, लेकिन ये एक ऐसा संभाग है जहां पर कांग्रेस पार्टी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार फिर से दावे हो रहे हैं कि पिछले प्रदर्शन को भी दोहराएंगे, और बल्कि 75 पार की सीटों का दावा भी आप लोग कर रहे हैं। बिलासपुर बहुत अहम हो जाता है, क्या तैयारी है? देखिए, पिछला 2018 का जो चुनाव था वो कांग्रेस ने 68 सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिली, 5 सीट छजका को गई और 2 सीट बसपा को। जो बिलासपुर संभाग और बिलासपुर जिला है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी बिलासपुर मरवाही के निवासी थे, तो उनका एक प्रभाव क्षेत्र था। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि बिलासपुर की जो सीटें हमने हारी है, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, चाहे आप बिल्हा ले लीजिए, बिल्हा में 32,000 वोट सियाराम कौशिक जी को मिला। अगर आप बात करेंगे बिलतरा विधानसभा क्षेत्र में, तो 36,000 वोट अनिल टाह जी को मिला था। वैसे ही अगर आप बात करेंगे मुंगेली की, तो बारमती जी को करीब 39,000 वोट मिले, संतोष कौशिक को 49,000 वोट मिले। अगर इन सबको अगर आप देखें, कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक रिबेल ग्रुप था, जिसके कारण बिलासपुर संभाग में कांग्रेस को नुकसान हुआ। अगर ये नहीं लड़ता तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्कूटर में अपनी पार्टी चलानी पड़ती। तो हम लोग को विश्वास है कि आने वाला जो 2023 का चुनाव है, वो बिलासपुर संभाग से सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी। आपने कहा कि रिबेल ग्रुप था, उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो क्या इस बार सबको मैनेज कर लिया आपने? देखिए, अब तो कोई रिबेल ग्रुप है नहीं, अब तो केवल एक ही ग्रुप है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भूपेश बघेल। तो और इन 4.5 सालों में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य की बनने की एक परिकल्पना होती है, उसके पीछे एक सोच होती है कि राज्य क्यों बनाया जा रहा है। हम मध्य प्रदेश के पार्ट थे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, पर उसकी अवधारणा कहीं ना कहीं 18 सालों में कोई मूर्त रूप नहीं ले पाई। हर प्रदेश की अपनी एक पहचान होती, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान हो, चाहे बोली भाषा से हो। 18 सालों में छत्तीसगढ़ ने अपनी कोई पहचान नहीं बनाई। जिस तरीके की पहचान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनका तो अब 18 साल बाद जब भूपेश बघेल 18 साल में 3 साल तो आपके ही थे शुरुआत के 3 साल तो बाल्यावस्था थी, और संभलते संभलते सिस्टम बनते हम मध्य प्रदेश से कई चीज़ों को लेते और देते में ही सीट गया था। सवन्नी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि ये एकमात्र संभाग था जहां पर सम्मानजनक स्थिति कम से कम भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में थी। उस सम्मान को भी बरकरार रखना है, बल्कि बेहतर स्थिति में इस बार पार्टी को लेकर आना है। क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग का अपना एक विशिष्ट योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 15 सीटें तक प्राप्त कर चुकी है। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय छत्तीसगढ़ एक विकासशील और विकसित राज्य माना जाता था, किंतु आज जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो पहचान है, वो एक अपराधगढ़ और भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में मानी जाने लगी है। और जैसा कि आप जनता महसूस कर रही है कि अभी ईडी ने शराबबंदी को लेकर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो प्रमाणित उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया है, और उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो एक स्कीम के नाम से जाना जाता था कि बेहतर स्कीमें लॉन्च होती है, आज ये स्कैम के नाम से जाना जाने लगा है। आज कोयला घोटाला 500 करोड़ रुपए का, जिसपे बड़े अधिकारी कई आपके जेल पर है, कई वरिष्ठ जन उसपे ईडी के लगातार पूछताछ के दायरे पर है। और उसी प्रकार से आपका जो चावल का घोटाला है,
जो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल गरीबों को 5 किलो चावल आवंटित किया प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त देने के लिए, किंतु राज्य की कांग्रेस सरकार के द्वारा 2 करोड़ 30 लाख क्विंटल बांटा गया और 1.5 लाख क्विंटल 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल का घोटाला किया गया, और उसका आज तक जवाब कांग्रेस की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, और उसकी जांच कमेटी भी, यहाँ केंद्र की जांच कमेटी भी आई और जांच कर रही है। तो ये सरकार लगातार घोटालों के कारण पूरा छत्तीसगढ़ राज्य बदनाम हो चुका है। आज पीएससी का घोटाला युवाओं के बीच बड़ा दर्दनाक विषय पैदा हुआ है कि पीएससी में सारे वरिष्ठ अधिकारियों के, सारे नेताओं के लोगों के नाम मेरिट सूची पर आए हैं, और ये सारे मुद्दे लेकर हमको ये विश्वास है कि बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कहती है कि 15 साल आप लोगों की सत्ता यहाँ पर रही, बिलासपुर की पहचान गड्ढापुर के रूप में यहाँ पर हो गई थी और यहाँ पर बहुत सारा विकास हुआ है, कुछ हुआ नहीं, इसमें क्या कहेंगे? मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में इस बिलासपुर में हाई कोर्ट बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना, मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना, जितने भी आपके विकास के कार्य हैं, मैं अटल जी मेरी बात पूरी कर दीजिए, जितने विकास के कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक माइलस्टोन बता दे कि हमने बेहतर माइलस्टोन 4.5 साल में अटल जी बताइए कोई माइलस्टोन। सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान को पूरे भारत में अगर फहराने का काम किया है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान। और बिलासपुर की अगर आप बात करेंगे कि जिस बिलासपुर को खोदापुर के नाम से कर दिया गया था, आज उस बिलासपुर में 2 बड़े बैराज बन रहे हैं, जिसमें बिलासपुर का वाटर लेवल पिछले 10 सालों में लगभग 100 फीट नीचे चला गया था। उन 2 बैराज जो 100 करोड़ के हैं उससे बनने से बिलासपुर शहर के आसपास का वाटर लेवल ऊपर होगा। दोनों नदी के किनारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में, आने वाला भविष्य बताएगा कि जो दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं वो बिलासपुर की तस्वीर बदलेंगे, और यही हमारा माइलस्टोन होगा कि हम बिलासपुर की तस्वीर बदलेंगे, क्योंकि 15 सालों में बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर हुआ करता था। अटल जी मेडिकल कॉलेज की बात भी हुई थी, जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब आपने मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में भी यहाँ बात कही थी। चुनाव आप हार गए, अलग अलग वो अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद कभी मेडिकल कॉलेज को लेकर आपकी तरफ से कोई संघर्ष हुआ हो या इस तरह की मांग हुई हो, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? बिलासपुर में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, सिम्स मेडिकल कॉलेज माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी की सरकार के समय खुला हुआ था। उसकी हालत 15 साल में बद से बदतर हो गई। अभी सुधार की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी आ गया, और पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने 4 मेडिकल कॉलेज और घोषणा करके काम शुरू हुआ। जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़ और शायद एक और 4 मेडिकल कॉलेज और खुल रहे हैं। तो मेडिकल के फील्ड में तो क्रांतिकारी जी सवाल नहीं, आप मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र देखिए, कर रहे थे, वही सवाल मैंने पूछ भी लिया इस था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि वो पूरे राज्यों के अलग अलग जिलों पर, सभी जिलों पर मेडिकल कॉलेज क्रमशः बनाएंगे। अभी महासमुंद में भी जो सैंक्शन हुआ, कोरबा में सैंक्शन हुआ, अंबिकापुर में जो काम चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि 15 सालों में गरीब आदमी के पास एक स्मार्ट कार्ड हुआ करता था, किंतु वह स्मार्ट कार्ड भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया। आयुष्मान भारत का कार्ड कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में फ्री इलाज हुआ, किंतु छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं चला। कोरोना काल में लोगों ने या तो अपना खेत बेचकर इलाज कराया या कर्जा लेकर इलाज कराया। जहां नरेंद्र मोदी जी घर घर वैक्सीन पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रहे थे, वही कांग्रेस की सरकार घर घर दारू पहुंचाने का काम कर रही थी। जी अटल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? स्मार्ट कार्ड को लेकर उन्होंने बात कही है। स्मार्ट कार्ड छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल योजना चल रही है, जिसमें किसी भी बीमार आदमी को उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर है। अगर उसे ज़रूरत है तो उसे 20 लाख तक राज्य सरकार पैसा देती है। और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत अभी तक तो मैं कहूँगा कि इन 4.5 साल में सबसे ज़्यादा काम मैंने किसी क्षेत्र में किया है, तो इलाज के लिए पैसा जो कि एक बार लिखने पर और विद इन 15 दिन से 1 महीने के अंदर पैसा आ जाता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक बात करेंगे आप, मैं तो हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो बताते हैं नरेंद्र मोदी जी भेज दिए। राज्य सरकार की मेडिकल कॉलेज खोलना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि कांकेर है, जगदलपुर है, तो यहाँ सब जगह मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार ने खोला है। और 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़, अभी आज ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन है, उद्यानिकी यूनिवर्सिटी का पाटन दुर्ग में।
तो जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, आत्मानंद स्कूल, आप बताइए कि आज कितना बड़ी क्रांतिकारी काम है कि आत्मानंद स्कूल हर ब्लॉक में खोले जा रहे हैं। अभी तक लगभग 254 स्कूल खोले जा चुके हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। और मैं फिर कहूँगा कि इस छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी, धान का कटोरा, हमारी पहचान हमारा गांव था, हमारा गांव में रहने वाले किसान थे। आज हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों को धान का अगर समर्थन मूल्य मिल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। किसानों का कर्जा माफ़ किया गया वो छत्तीसगढ़ है। बिजली बिल हाफ किया गया वो इसके बाद भी नहीं रुके। जो किसान के पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, उनको भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें वो सरकारी ज़मीन पर अगर खेती कर रहे हैं तो उनको ये मिल रहा है। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में गांव को समृद्ध करने का जो ग्राम स्वराज की बात थी, वो काम अगर कहीं पूरे देश में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ समृद्धशाली प्रदेश के रूप में ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने का, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सवर्णी जी, मेरा सवाल बिलासपुर संभाग, चूंकि हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि बिलासपुर के संदर्भ और इसके संदर्भ में भी बात करें। जैसे कि मैंने चुनौतियों के बारे में जिक्र किया था, पिछली बार यहाँ पर जेसीसीजे भी मैदान में थी। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक यहाँ पर मौजूदगी हमेशा एक स्तर पर रही है। इन सब के बीच कैसे साधेंगे, क्या कुछ करेंगे? चूंकि जेसीसीजे की मौजूदगी इस बार उस तरह की नज़र नहीं आ रही है, किस तरह की संभावनाओं को देखते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले, अटल जी ने एक विषय को रखा, शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सबसे ज़्यादा स्कूल खुले, सबसे ज़्यादा कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में खुले। ITI सबसे ज़्यादा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जनता खुले। ने 14 सीट 2 पे मेडिकल क्यों कॉलेज थे, 10 मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में खुले। शिक्षा के क्षेत्र में पहले 63% 2003 पर यहाँ पर औसत था महिला, हमारी बालिकाओं को पढ़ने का। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के द्वारा उनको साइकिल वितरण मुफ्त किया गया, पुस्तक वितरण किया गया, बस्ता वितरण किया गया, शिक्षा गारंटी कानून लाया गया, और उसके कारण आज स्थिति यह है कि 93-94% बालिकाएं पढ़ने जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते की है। और जितने यहाँ हमारे केंद्रीय हमारे जो भी बने हैं, चाहे वह ITI को, जो बड़े बड़े केंद्र जो भी है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने। और रहा सवाल, एक विषय कहा कि किसानों को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने ठगा है इनको। आज भी इन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे, और उस समय कहा जब समर्थन मूल्य हमारा 1850 था, किंतु आज भी 2140 समर्थन मूल्य बारीक का होने के बाद ही 2500 दे रहे हैं। 2400 रुपया हमारी केंद्र की सरकार, 2640 आप अपडेट हो जाइए, केंद्र की सरकार 2640 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या आप लोग इससे बढ़कर कुछ वादा कर रहे हैं इस बार जनता से? केंद्र की सरकार इसमें 2400 रुपए दे रही है, और उसके बाद ये किसानों की जेब काट रहे हैं। ये किसानों की जेब ऐसे काट रहे हैं, यूरिया ये ब्लैक मार्केट में बिकवाते हैं, बिजली के बिल भेजते हैं, पंप के कनेक्शन नहीं देते हैं, और ये किसानों को सहकारी बैंक में, पहला हिंदुस्तान का अकेला उदाहरण है, सहकारी बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए किसानों को रिश्वत देनी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का नहीं है। सवर्णी जी, आप छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चैनल IBC 24 में बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि आप बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। कम से कम चैनल के माध्यम से, चैनल के मंच पर झूठ ना बोलें। अगर मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 2400 रुपए अगर धान की कीमत कर दी है, तो मैं अभी यहीं से अपना इस्तीफा देकर वापस बोरे का पैसा देती है, क्या झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग? हर बात पे झूठ बोलते हैं, ये क्या तरीका है? कौन सा 2400 रुपए धान की कीमत कहां पर हो गई? सारे पैसों का योग बनाएंगे, झूठ बोलने से नहीं होगा। केंद्र की सरकार बोरे का पैसा देती है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा देती है, रस्सी का पैसा देती है, सारे का योग यदि आप निकालेंगे तो आपको केंद्र की सरकार 2400 रुपए देती है। आप हिसाब निकाल के देखिए उसका। हाँ, तो फिर आप आने जाने का जोड़ लीजिए, मोबाइल का खर्चा जोड़ लीजिए, टेलीफोन करते हैं उसका। अरे ये क्या बात हुई? आप जनता को पैसा दे रहे हैं, जनता का पैसा है, कोई खराब नहीं बात। किसानों का कर्जा माफ बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। आप मैंने कहा ना, सहकारी बैंकों में आपके अध्यक्ष बैठे हैं, आपके सहकारी बैंक है, वहां पर किसान पैसा लेने जाता है, उससे रिश्वत ली जाती है। मतलब हिंदुस्तान का अकेला उदाहरण है कि अपने पैसा निकालने के रिश्वत ली जाती है, बताइए ना। सहकारी बैंकों में, अरे सहकारी बैंक का अध्यक्ष तो 200 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, पांडे। पता करिए, आप भागे फिर रहा है, FIR दर्ज है। आप ही का आदमी था 200 करोड़ का घोटाला करके हमारा बंदा सहकारी बैंक का 200 करोड़ का घोटाला पांडे जी करके बैठे, देवेंद्र पांडे नाम है उनका। आप FIR में फरार है। 4.5 साल सरकार में रहे, आप जांच कराइए। जांच तो होगी, काहे चिंता करते हैं? तो बड़ी मजेदार चर्चा यहाँ पर चल रही है, रोकने का मन तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास समय की बाध्यता भी है, इसलिए कुछ ऐसे सवाल है मेरे, वो पूछना जरूरी है।
सवन्नी जी, मैं आपसे ही पूछूंगा और पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा अटल जी, विधानसभा चुनाव में पिछली बार आप यहाँ बिलासपुर से टिकट मांग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, चूंकि आप लोग विपक्ष में थे, आपने डंडे भी खाए और वो सब चीज़ें हमने भी देखी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। इस बार क्या से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी को ये समझ में आया है कि बिलासपुर की जगह, ऐसा भी नहीं है कि मुझे पूछा नहीं गया था कि आप बिलासपुर के अलावा कहाँ से लड़ना चाहते हैं। मैं तो बड़ी शिद्दत से अपने सभी बड़े नेताओं को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया था कि आप बिलतरा से चुनाव लड़ें, पर मैंने बोला मैंने मेहनत बिलासपुर से की, अगर यहाँ से टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने चुनाव नहीं लड़ा और उसका परिणाम मिला कि मुझे लोकसभा की सीट मिली। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। इस बार भी जहां हाईकमान कहेगी, जहां मुख्यमंत्री जी कहेंगे, वहां से चुनाव की तैयारी आपकी करेंगे। इच्छा कहाँ से है और अगर हाईकमान के नहीं, सामने? और अगर टिकट नहीं भी मिली तो इस बार भी हम रिकॉर्ड 75 पार करने की ताकत रखते हैं और उसमें पूरी ताकत से भिड़ेंगे। आपकी इच्छा कहाँ से लड़ने की है? मैंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव चूंकि लड़ चुका हूं, इसलिए सभी 8 विधानसभाओं से बहुत परिचित हूं, चाहे वो बिलासपुर हो, कोटा हो, बेलतरा हो, जहां से अगर टिकट मांगना, क्योंकि राजनीति करने आया हो तो टिकट तो मांगूंगा, पर नहीं मिलेगी तो कांग्रेस कैसे 75 पार हो, इसमें पूरी रणनीति के साथ लड़ा जाएगा। सवन्नी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, लगातार आप भी दावेदारी करते रहे हैं लेकिन नंबर लगा नहीं, मन में आता होगा सवाल मेरा नंबर कब आएगा, इस बार क्या अच्छा लगा? भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग काम करते हैं और संसदीय बोर्ड हमारा जो निर्णय करता है उसका हम सब लोग मिलकर पालन करते हैं और निश्चित रूप से संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय करेगा हम स्वागत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बिलासपुर संभाग में एक जो बड़ा विषय प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पूरे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर संभाग में विशेष रूप से और भी रहने वाला है कि प्रधानमंत्री आवास में आज 16 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से सरकार ने वंचित किया है और 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदर्शन ने बताया है कि कितना बड़ा जन आक्रोश छत्तीसगढ़ में है और जिसको लेकर आज 16 लाख परिवार कहने से 50 लाख लोग अपनी छत से वंचित है। आज जल जीवन मिशन योजना में ये सरकार का नंबर जो है पूरे हिंदुस्तान में 34 राज्य है तो 28वें नंबर पे खड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम टेप नल के माध्यम से घर घर पानी देंगे, किंतु राज्य की कांग्रेस सरकार सिर्फ इसलिए टेप नल नहीं लगाना चाहती कि लोग मोदी के गुणगान करेंगे और इसे सारी योजनाओं को ये बाधित कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना लगभग बंद कर दी है, शौचालय योजना बंद कर दी है, जितनी भी योजनाएं हैं राज्य की कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है। इस पर काउंटर जवाब लूंगा, बहुत अच्छी सवाल आपने उठाया, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि जब भी हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करते हैं वो ये बात लगातार उठाते रहे, क्योंकि यहां पर चूंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है इसलिए सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से होता है तमाम योजनाओं के संदर्भ में, चाहे केंद्र से राशि आने की बात हो, चाहे जीएसटी की राशि आने की बात हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्य के केंद्र की सरकार के द्वारा 16 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई, इनसे 40% राज्यांश से मांगा गया, किंतु राज्य की कांग्रेस सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ 2.25 लाख मकानों का राज्यांश आधा अधूरा दिया गया और जिसमें भी 1.5 लाख मकान अभी अप्रारंभ है और यह सरकार राज्यांश नहीं दे रही है, उसके कारण योजनाएं बाधित हो रही है। और उसी प्रकार जल जीवन मिशन योजना भी जो राज्य की सरकार जिसको अपना राज्यांश देना चाहिए वो राज्यांश नहीं दे रही है, कि इसलिए ये खाली आरोप लगाने की बात करते हैं। हमारी भी कांग्रेस की सरकार कहती है कि अब नए सिरे से प्रधानमंत्री आवास का सर्वे कराएंगे, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने 2011 की सर्वे सूची, जिस समय इस देश से माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सूची को स्वीकार किया। ठीक है, और उसकी सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दो प्रमुख बात जो सवन्नी जी ने कही है, शुरुआत में उन्होंने बात में कही थी वो ये कि बिलासपुर को अपराधगढ़ आपने बना दिया है। दूसरी बात पीएम आवास योजना को लेकर, जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने वहां रायपुर में भी किया है, विधानसभा घेराव की कोशिश की थी, बहुत बड़ा प्रदर्शन था। क्या आपको लगता है कि ये जो 2-3 विषय उठा रही है पार्टी, ये चुनौती बन सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो करूंगा अपराधगढ़ की, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही, क्योंकि ये मीडिया जगत का कार्यक्रम है, बिलासपुर के प्रेस क्लब के सचिव की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नसबंदी कांड हुआ, 14 महिलाओं की मौत हुई, अभी तक अज्ञात है कि कारण क्या थे। ऐसे तमाम बहुत सारे पहलू हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय अपराध ज़्यादा बढ़े थे, अभी अपराध कम हुए हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आप बताइए कि 40% राशि राज्य शासन देगी और नाम होगा प्रधानमंत्री आवास। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जनगणना हो, जातिगत आधार पर जनगणना हो, जिसका जितना हक, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक मिले। पर भारतीय जनता पार्टी 2011 के बाद 2021 में जनगणना हो रही थी, आज तक जनगणना नहीं करा रही है, जो कि केंद्र सरकार का काम है। और ये बात सच है
कि जिसका जितनी संख्या होगी उसको उतना हक मिलना चाहिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। इसलिए उन्होंने आरक्षण को भी कहा कि यहाँ पर अगर 32% आदिवासी हैं, यहाँ 12% अनुसूचित जाति के लोग हैं, यहाँ पर 42% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उनको उनकी संख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे होती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं क्या चाहती कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक लोग आगे बढ़ें और उनके लिए कोई काम हो सके। इनके लिए तो केवल एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, और उसी पर वो काम कर रही है। जी सवन्नी जी, क्या काउंटर करेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम दो हमारे दो पर अपराध ही के मामले की जब बात होती है तो मैं इस बात को नहीं कहता। ये 2021 के नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि किशोरों के द्वारा अपराध में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़, जनजाति वर्ग के बच्चों के साथ दुराचार में द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़, आत्महत्या के मामले में द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़, हत्या के मामलों में तृतीय स्थान छत्तीसगढ़। ये मैं नहीं कह रहा हूं। दुराचार के मामले में 5वां स्थान छत्तीसगढ़, बलात्कार में 6वां स्थान छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो के आधार पर आज जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी हो रही है, लोग बिलासपुर को चाकूपुर, रायपुर को चाकूपुर के नाम से बोलने लगे हैं, और जब देखो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और दूसरा विषय जो इन्होंने रखा आरक्षण का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यह 32% वाला आरक्षण लागू किया, 12% 14% का किया, किंतु यह 2021 तक बहुत स्मूथली चलता रहा। किंतु यहां पर कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की गई, और उसके बाद सरकार के द्वारा इसमें उचित पक्ष नहीं रखा गया, और जिसके कारण हाई कोर्ट में स्टे हुआ। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप इसलिए स्पष्ट है कि जो यहां पर याचिका करता थे खांडे जी, उनको सरकार कैबिनेट का दर्जा देकर पुरस्कृत करती है। तो इससे स्पष्ट है कि यह सारा खेल कांग्रेस के द्वारा रचा बसा गया था। और अब सब सुप्रीम कोर्ट का विषय आया और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय की बहाली हुई तो कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। वास्तव में कांग्रेस ने ही षड्यंत्र करके आरक्षण के विरोध में स्टे करवाया था। जी कुछ कहना चाहेंगे उस पर? आरक्षण की जहाँ तक बात है वो कि हमारे यहाँ सभी के काम बटे हुए हैं। हमारी न्यायपालिका, विधानसभा, तो चुने हुए लोग विधानसभा में अगर कोई सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, सर्वसम्मति से आरक्षण की प्रक्रिया को फॉलो किया गया और उसको पास किया गया और माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय राज्यपाल जी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। उनका काम है या तो उसको रिजेक्ट कर दें या उसको विधानसभा वापस भेज दें, पर उन्होंने पिछले 5-6 महीनों से उस पूरे प्रकरण को अपने पास रखा हुआ है। दूसरे राज्यपाल आ गए, उन्होंने भी प्रकरण को वापस नहीं किया, क्योंकि प्रकरण को वापस करेंगे तो उसके बाद राज्य शासन, विधानसभा को यह अधिकार होता है कि उसको लागू कर सके। तो कहीं ना कहीं पेच फंसा के गया है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को उसके आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाए। जहाँ तक ये बात चल रहे थे रेप का, मैं भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में गया था। इनके जो विधायक प्रत्याशी थे, एक महिला के रेप में जिनके ऊपर FIR दर्ज है बिहार में, वो भागे भागे फिर रहे थे। FIR दर्ज है, ले दे के कोर्ट से अभी स्टे आया है, पर अभी भी FIR कायम है। और इनके विधायक प्रत्याशी एक महिला, एक उड़ीसा झारखंड की महिला बालिका के साथ बलात्कार के पूरे प्रकरण दर्ज है और करीब करीब 3 साल पहले से दर्ज है। तो इनके यहाँ तो ये प्रक्रिया ही रही है कि इनका सब काम इसी तरीके से हुआ है कि जहाँ चाहे उन्होंने, और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में ही मेरा एक सवाल आपसे ये भी है सवन्नी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि विपक्ष में चूंकि इस वक्त है, लेकिन पार्टी धड़ों में बटी हुई है, एकता नजर नहीं आती, जमीन पर जो संघर्ष नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, ये कहा जाता है। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी एक संयुक्त परिवार के रूप में काम करती है, और अभी हमने लगातार पहले युवा मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों को भत्ता दिलाने के लिए हमने हल्ला बोल का कार्यक्रम किया, जिसमें ऐतिहासिक रूप से हमारी संख्या उपस्थित हुई। महिलाओं पर जिस प्रकार से राज्य की सरकार ने वादा किया था, शराबबंदी को लेकर, स्व सहायता समूह के कर्जा माफ को लेकर, इन सारे विषयों को लेकर हमने महतारी हुंकार रैली बिलासपुर में की, और जिसमें ऐतिहासिक रूप से हमारी संख्याएं उपस्थित रही। आपके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय बताया कि 15 मार्च को किस प्रकार से हमने एक बड़ा जन आंदोलन किया, और अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी जो खासकर इस सरकार के गोठान की पोल को खोलने का अभियान भी चलाई है कि चलवो गोठान और खोलवो पोल, कि 1300 करोड़ रुपया गोठानों पे खर्च हुआ। आज यदि जहां भी हम गोठान पे जा रहे हैं वहां पर खाली ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कि ठीक से शेड की व्यवस्था है, कहीं बाउंड्री वाल की व्यवस्था नहीं है। और गाय तो गांव वाले कहते हैं, ये मेरा नहीं, ये गांव वालों का कथन है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई गाय नहीं आती है।
खाली स्व सहायता समूह को भी वहां जो वर्मी कंपोस्ट का काम दिया गया है उनको ठगने का काम किया जा रहा है। ये सारा विषय मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप स्वयं जब गांव में जाएंगे, आपके प्रतिनिधि जाएंगे और बेहतर ढंग से विषय को जान पाएंगे। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप अपने? देखिए, मैंने फिर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने की अवधारणा तभी मूर्त रूप लेगी जब छत्तीसगढ़ गांव की तरफ काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात की थी, छत्तीसगढ़ के 4 चैनारी, और गांव में जब गोठान की बात की थी, तो आज इनके समय में तो गोठान नहीं, कांजी हाउस हुआ करते थे जहां पे गाय का चमड़ा और गाय की हड्डियां बेची जाती थी और 300 गाय मर गई थी बेमेतरा में। पर हमारे समय में गोठान का निर्माण हो रहा है। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि 2-4-10% जगह पर ये हो सकता है कि कहीं पर व्यवस्थाएं नहीं, पर हमारे यहाँ गोठानों में गाय को ले जाने का ट्रेंड नहीं है। जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनसे निवेदन रहता है कि आप गोठानों पर गाय को छोड़ें सुबह और शाम को अपने गोठानों से गाय वापस। हमारी गोधन योजना इतनी अच्छी योजना है कि पहले लोग अगर गाय दूध नहीं देती थी तो उसको सड़कों पर छोड़ देते थे आवारा, और उसके ज़िंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं होता था। पर जब से गोबर की खरीदी हो रही है, पशुपालक अपने पशुधन को अपने घर में बांधते हैं, तो खिलाते हैं, और जो उससे गोबर होता है उसको बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में पशुपालक की आर्थिक स्थिति भी सवन्नी जी, इसी पर एक और सवाल है। खाली आपके माध्यम से एक ही बात बोलूंगा कि जो पूरे छत्तीसगढ़ के NH हैं वो गोठान में परिवर्तित हो गए हैं, वो आपके सामने है। सवन्नी जी, लेकिन इन सब के बीच में गोधन न्याय योजना की तारीफ केंद्र सरकार भी करती है। दो ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य और मध्य प्रदेश, ये दोनों अब इस योजना को अडॉप्ट करने पर बात कर रहे हैं। गोबर खरीदी के संदर्भ में हो, गौमूत्र खरीदी के संदर्भ में हो, तो 2 राज्य ऐसे हैं जहां आपकी सरकार है वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। यहां आप लोग जो इसका विरोध करते हैं, आप चलबो गोठान की बात करते हैं, तो ये चीजें ऐसे इसको किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, योजनाओं का विरोध नहीं, मुख्य बात है कि योजनाओं का क्रियान्वयन क्या। आप गोठान में किस पैसे का उपयोग कर रहे हैं? मनरेगा के पैसे का? आप 14 वित्त का, 15 वित्त का पैसे का उपयोग कर रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी सरकार आपको पैसा दे रही विकास कार्यों के लिए, आप उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग करके वहां करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। वहां गोठान के नाम से खाली एक बाउंड्री वॉल दिखाई पड़ती, ना पानी की व्यवस्था है, ना उसमें शेड की व्यवस्था है। ये क्या है? गोठान हो अच्छी बात है, गोठान का सदुपयोग हो अच्छी बात है, किंतु वास्तव में हमारा जो उद्देश्य है वो जनता को बताना है कि गोठान का क्रियान्वयन ठीक दिशा पे नहीं हो रहा। चलिए, तो हाँ, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे विषय में। मेरा ये इस पे जवाब भी दीजिएगा और फाइनल कमेंट भी कीजिएगा कि 2023 में क्या। मनरेगा का कार्यक्रम यूपीए की सरकार के समय का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को उसका कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले। उसको हमने गोठानों से जोड़ा ताकि गोठानों में विकास हो। गोठानों में हमने स्व सहायता समूह को काम दिया। अभी तो रीपा रूरल डेवलपमेंट पार्क डेवलप किया जा रहा है। जो प्रोडक्ट वहाँ पर बनेंगे उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वहाँ पर बनाने वाले ब्रिक्स हो, तो इस तरीके का काम सरकार। और जहाँ तक पैसे की संक्षेप में, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन के मेहमान हमारे आ चुके हैं, और मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हमारा GST का पैसा लगभग 22,000 करोड़ रुपए, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े हैं हम, दूसरे राज्यों को जो बिजली देते हैं उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, आखिर केंद्र सरकार हमारे कोयले की बताइए, बिलासपुर संभाग में क्या उम्मीद कर रहे का पैसा दे। अच्छा ये बताइए, बिलासपुर संभाग में इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिलासपुर संभाग में जो 18 सीटें हैं उसमें से लगभग 16 सीट कांग्रेस जीतेगी। सवन्नी जी क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट? देखिए, बिलासपुर संभाग में 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ इस संभाग को जीतेगी। और एक विषय मैं जरूर बोलूंगा, वर्मी कंपोस्ट का विषय। अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, वर्मी कंपोस्ट की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह ने कहा कि भैया हम 2 साल से काम कर रहे हैं और कुल 20,000 रुपए प्राप्त किए हैं। 10 महिलाएं हैं, 2-2 हिस्से में आया है। अगले 12 हर महीने काम करते हैं, ढेर सारे सेशन 44 दिन साल में काम करते हैं, ढेर सारे सेशन में कुल 2,000 रुपए मिला है। ये ढेर सारे सेशन है, बहुत सारी चर्चा होती रहेगी। सवन्नी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अटल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये चर्चा यहाँ बता रही है कि बिलासपुर के चुनाव कितने जबरदस्त इस बार होने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।